आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा कोर्स 2 का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इस कोर्स की हम फर्स्ट यूनिट करेंगे आज, यूनिट 1। ओके, इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है? हाँ, तो फर्स्ट है हमारा यूनिट 1 का नाम है कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें हम 1.1 करेंगे। तो 1.1 में पहले तो हमें डेफिनेशन एंड मैनिफेस्टिकेशन पढ़ना है मल्टीपल डिसेबिलिटी का, और फिर हमको कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनका मीनिंग और कंसेप्ट जानना है। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी टर्म आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल मीन्स मोर देन 1, ठीक है, 2 और मोर देन 2। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है? एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी होना, एक ही पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी होना, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। यानी कि इफ एनी वन इंडिविजुअल मीन्स और अ पर्सन हैविंग 2 और मोर देन 2 डिसेबिलिटीज, ठीक है, उसको हम कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये कंडीशंस एक पर्सन को अफेक्ट करती हैं। कैसे कैसे अफेक्ट करती है? उसके कम्युनिकेशन में अफेक्ट करती है, उसके इंटरेक्शन में अफेक्ट करती है, मोबिलिटी अफेक्ट करती है, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, यानी कि उसको हर फील्ड में अफेक्ट करती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है? जब किसी पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो। मैनिफेस्टिकेशन क्या होता है? अ साइन ऑफ समथिंग दैट हैपन, सम ट्रेट्स, यानी कि जैसे मैनिफेस्टिकेशन लगा लो कि ये फर्स्ट सिम्टम होता है। जैसे कोई एक साइन दिखना, कोई सिम्टम दिखना, कोई ट्रेट दिखना। जैसे एक बच्चा है, उसमें मैनिफेस्टिकेशन कैसे होएगा, हम कैसे पहचानेंगे? तो आप देखोगे कि है ना, वो लिमिटेड स्पीच करेगा, वो ज़्यादा बोलेगा नहीं, चुप चुप रहेगा। उसको बेसिक फिजिकल मोबिलिटी में प्रॉब्लम होएगी, टेंडेंसी टू फॉरगॉट थिंग, वो ना चीज़ें भूल जाएगा, बार बार में चीज़ों को गलत यूज़ करेगा। ट्रबल इन जनरलाइजिंग द स्किल्स, वो स्किल्स भी भूल जाएगा जो उसको अच्छे से आती थी, ठीक है, वो भी भूल जाएगा। मीन्स धीरे धीरे लैक करना शुरू कर देगा, बोलना कम कर देगा, जो आसानी से वो चीज़ें कर रहा था वो भी नहीं कर पाएगा, ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये था मल्टीपल डिसेबिलिटी, और ये थी उसकी मैनिफेस्टिकेशन। मैनिफेस्टिकेशन मीन्स सम ट्रेट्स, कुछ सिम्टम्स दिखना डिसेबिलिटी के पहले से। कॉग्निटिव मोटर क्या होता है? कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है थिंकिंग, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव वर्ड रिलेटेड होता है हमारे माइंड से, और मोटर रिलेटेड होता है हमारी मूवमेंट से। तो कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव इज द रिलेटेड टू द थिंकिंग, हम क्या सोचते हैं, परसेप्शन, हम उसके बारे में क्या समझते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या है? कॉग्निटिव थिंकिंग होती है हमारी। और मोटर का मतलब क्या होता है? यानी फिजिकल मूवमेंट। तो कॉग्निटिव मोटर के अंदर क्या क्या आता है? कॉग्निटिव मोटर के अंदर आता है जैसे हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, हम देखते हैं और अपने हाथ उसी तरीके से हिला लेते हैं, ठीक है। जैसे हमको चलना है, को बैठना है, हमको उठना है, हमको कुछ ग्रिप करना है, कुछ होल्ड करना है, तो ये सब क्या है? हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन ही तो है। मुझे बॉल कैच करनी है तो मैं आंखों से देख रही हूँ, मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है कि मुझे यहाँ हैंड रखना है, ऐसे ग्रिप करना है, बॉल इतनी स्पीड से आ रही है। तो ये सब क्या है? आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। स्पैचुअल अवेयरनेस, आपको कभी कभी फील होता होगा कि जैसे कोई हमारे पास से निकला और हमको पता चल जाता है, हमारी हम जैसे सो रहे होते हैं तो जैसे ही एकदम से कुछ ऐसा लगता है कोई है। तो ये सब क्या है? स्पेशल अवेयरनेस है। डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द फिजिकल मूवमेंट, कोई भी फिजिकल मूवमेंट करते वक्त डिसीजन ले लेना, ये भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी न्यूरो बिहेवियरल क्या होता है? जो न्यूरोलॉजिकल है ना, इसमें 2 वर्ड है, न्यूरो और बिहेवियर। तो न्यूरो का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल टर्म विच इंक्लूड्स द नर्व्स, इसमें नर्व्स आती हैं हमारी। तो ये क्या है? न्यूरो इज डिराइव्ड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। और बिहेवियरलिज्म मीन्स बिहेवियर। तो इसमें क्या है? इन दोनों का रिलेशन, कि इट इज द स्टडी हाउ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। तो न्यूरो बिहेवियरल वो स्टडी है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो मेन डेफिनेशन तो उसकी यही है, द स्टडी ऑफ हाउ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। और ये इसके मीनिंग है। न्यूरो मीन्स न्यूरोलॉजिकल, इसका मतलब नर्व्स, और बिहेवियरल मीन्स हाउ वी रिस्पॉन्स टू इट, ठीक है, हम क्या क्या एक्शंस लेंगे, हमारा बिहेवियर क्या होएगा। चेंजेस इन ब्रेन अफेक्ट द इंडिविजुअल्स एक्शन एंड इमोशंस, हमारे ब्रेन के चेंजेस जो हमारे नर्वस सिस्टम से, मुझे किसी ने टच किया, ठीक है, मुझे पता चल गया, मेरे ब्रेन को पता चल गया, अब उस टच के इफेक्ट पे तो मैं कोई रिस्पॉन्स दूंगी,
ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि हमें कैसे एक्शंस लेने हैं, कैसा इमोशन दिखाना है। न्यूरो एनाटॉमी, ये हमारी सेकंड टर्म है, न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी क्या होता है? ये स्टडी होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेशनशिप की। मीन्स जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा वैसा ही उसका फंक्शन होगा। स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेशन को बोलते हैं हम न्यूरो एनाटॉमी। ऊपर क्या था? ऊपर था कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये दोनों पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन साथ में इन्फ्लुएंस कर रहे थे बिहेवियर को, उसको हम न्यूरो बिहेवियर बोलेंगे। लेकिन जब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आपस में रिलेशन बनाएंगे उसको हम न्यूरो एनाटॉमी बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स द एग्जामिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड पेरिफेरल नर्व। तो इसमें सारी चीज़ें आएंगी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कैसे स्ट्रक्चर है ब्रेन का, स्पाइनल कोड का, पेरिफेरल नर्व का। तो इसमें सारी चीज़ें आएंगी, सारे स्ट्रक्चर्स और उनके सारे फंक्शंस का रिलेशन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास न्यूरोसाइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल। न्यूरोफिजियोलॉजिकल क्या होता है? इट रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द फंक्शंस एंड एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये वो ब्रांच है फिजियोलॉजी की जो सिर्फ फंक्शंस पे फोकस करती है कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शंस। इट इन्वॉल्व्स द स्टडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो इसमें क्या क्या आता है? क्या क्या इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस हो रही है, क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रही है, मीन्स हाउ द माइंड वर्क्स। तो ये चीज़ें आ जाती है इसमें। विद नर्व सेल एंड इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स, और इसमें सब आता है कि हमारे न्यूरॉन्स कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। Includes transmission of nerve signals, neural pathways and integration of sensory and motor functions. इसमें क्या क्या आता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स का जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनका ट्रांसमिशन, न्यूरल पाथवेज, न्यूरल जो जहाँ से हमारी नर्वस सिस्टम की सेल्स जो ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, उनका पाथवे, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी, हमारे सेंसेस, एंड मोटर फंक्शन, कैसे हम मूवमेंट करते हैं वो सब। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म पूछी जाती है। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज क्या होते हैं? देखो, ग्लोबल है यूनिवर्सल है, डेवलपमेंटल है डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और डिले हो रहे हैं यानी कि लेट हो रहे हैं। तो दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन द चाइल्ड डज नॉट रीच देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ये टर्म हम जब यूज करते हैं जब एक बच्चा अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को रीच नहीं कर पाता है, उनको एक्सेस नहीं कर पाता है, उन तक पहुंच नहीं पाता है विद द एक्सपेक्टेड टाइम, एक एक्सपेक्टेड टाइम में। तो इसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं। इट इंडिकेट्स द सिग्निफिकेंट लैग। इसमें क्या हो रहा है? लैग हो रहा है, बच्चा पिछड़ रहा है, बच्चा पीछे रह गया है। उसको जो 6th मंथ में करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, 8 मंथ लग गए अभी भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? ये लैग कर रहा है, बच्चा पीछे हट रहा है, पीछे छूट रहा है। इन द ओवरऑल डेवलपमेंट कंपेयर टू द टिपिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इंक्लूडिंग द जेनेटिक कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें सारी तरह के कंडीशंस आते हैं, जेनेटिकल कंडीशंस भी आती हैं, न्यूरोलॉजिकल भी आती हैं, और इश्यूज भी आते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। यहाँ पे क्या है? बच्चे माइलस्टोन जो और लोग कर रहे हैं वो बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, दैट्स द रीजन। ओके, तो ये हमारी 1.1 खत्म हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट है 1.2। 1.2 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अर्ली सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर्स। ओके, अगर किसी भी मल्टीपल डिसेबिलिटी का बच्चा है या फिर कोई इंडिविजुअल है तो उसमें अर्ली सिम्टम्स क्या रहेंगे, मीन्स हम कैसे पहचान सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या क्या साइंस रहेंगे, क्या क्या ट्रेट्स रहेंगे, ठीक है, जो हमें उनमें देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट थिंग, लिमिटेड स्पीच, वो बोलेंगे बहुत कम, बहुत कम स्पीच रहेगी, लिमिटेड स्पीच रहेगी। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन बेसिक फिजिकल मोबिलिटी, उनको डिफिकल्टी होगी, उनको परेशानी होगी। बेसिक फिजिकल मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इट इज मोबिलिटी, तो उनको इसमें प्रॉब्लम होगी। टेंडेंसी टू फॉरगॉट द स्किल्स, वो चीज़ें भूल जाएंगे, पहले याद रहेगी लेकिन फिर वो भूल जाएंगे। थ्रू डिसयूज, वो क्या करेंगे? चीज़ों को डिसयूज करेंगे, जो चीज़ जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे जैसे वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है, तो वो भूल जाएंगे। उनको हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए रहेगा, मेजर लाइफ एक्टिविटीज़ में भी उनको सपोर्ट चाहिए होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक
जेनेटिक्स का क्या रोल है, हेरिडिटी का क्या रोल है, तो ये इनहेरिटेड कंडीशंस एंड जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, ये इनहेरिटेड हो सकता है, इनहेरिटेड मीन्स जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है। जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी भी एक फैक्टर हो सकता है। सेकंड, प्रीनेटल फैक्टर्स, कुछ प्रीनेटल होता है प्रेगनेंसी पीरियड, यानी कि बर्थ से पहले वाले फैक्टर्स। तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें आती है हमारी क्रॉनिकल मैटरनल इलनेस, मैटरनल इलनेस मीन्स जो माँ को अगर कोई इलनेस हो जाए प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, स्ट्रिक्ट मैटरनल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, टॉक्सिक एक्सपोजर, कोई गलत दवाई ले जाए, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर उनको खाने पीने के लिए अच्छे से ना मिले, मीन्स उनका न्यूट्रिशन पूरा ना हो पाए, उसकी डेफिशिएंसी रह जाए, कमी रह जाए, तो ये सब क्या है, ये प्रीनेटल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आता है पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल फैक्टर्स क्या होता है, ये उस टाइम के होते हैं, जैसे बर्थ के टाइम, ड्यूरिंग द बर्थ क्या क्या हुआ, प्री मैच्योर बेबी होना या फिर लो बर्थ वेट होना उसका, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट पोस्टनेटल, पोस्टनेटल होता है बर्थ के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद। तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाना, इंजरी हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, इन्वायरमेंट फैक्टर का कोज हो जाना, तो ये सब क्या करते हैं, ये भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब इन्वायरमेंट के भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। लैक ऑफ एक्सेस प्रॉपर हेल्थ केयर, क्या पता उसकी हेल्थ केयर में उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना मिली हो, कोई उसने टॉक्सिक का एक्सपोजर कर दिया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, इंजरी हो गई हो, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो, तो ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे 5 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट जेनेटिक, सेकंड प्रीनेटल, थर्ड पेरीनेटल, फोर्थ पोस्टनेटल एंड फिफ्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये 5 रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हम इन्हीं जो प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल है, इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द फैक्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीनेटल, प्रीनेटल का मतलब होता है बर्थ से पहले। बर्थ से पहले का कौन सा पीरियड है, जब बच्चा अपनी मम्मी के वूम में होता है, ठीक है, वो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो वो कौन सा पीरियड है, प्रीनेटल, बर्थ से पहले वाला। तो इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्मोक इन प्रेगनेंसी पीरियड, अगर माँ जो प्रेग्नेंट लेडी है अल्कोहल कंज्यूम करती है, स्मोकिंग करती है, तो इससे भी डिसेबिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। इमोशनल लीड्स टू द स्ट्रेस, ओके, जो इमोशनल टॉर्चर होता है, टॉर्चर जैसे मान लो कि माँ है वो बहुत दुखी रहेगी, तो ये सबका अफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, दुखी रहेगी, स्ट्रेस लेगी, एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, वो खुश नहीं रहेगी, सैड रहेगी, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट उसके बेबी पे पड़ेगा। डिप्रेशन लीड्स टू द एंग्जाइटी एंड स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, तो अगर उसको डिप्रेशन होगा तो उसको एंग्जाइटी होगी, अगर उसको एंग्जाइटी होगी तो उसकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होगी, तो इसका असर भी बेबी पे पड़ेगा। नेक्स्ट इनटेक ऑफ एक्सपायरी मेडिसिन ओवर डोज, अगर वो एक्सपायरी मेडिसिन खा लेती है, ओवर डोज ले लेती है, उसका अफेक्ट भी बेबी पे पड़ेगा। मैनी टाइम्स एक्सरे, ज़्यादा टाइम एक्सरे नहीं करानी चाहिए, उसका अफेक्ट पड़ता है। इरेगुलर डाइट, डाइट का रेगुलर ना होना, माल न्यूट्रिशन हो जाना, माल न्यूट्रिशन का मतलब बच्चे को खाना पीना ना मिलना, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाना, प्रॉपर बैलेंस डाइट ना मिलना। बाय द अटैक ऑफ रुबेला वायरस, ये एक वायरस है रुबेला जो अटैक करता है प्रेगनेंसी पीरियड में वुमेन्स को। अगर किसी को रुबेला वायरस ने अटैक कर दिया तो बच्चे के डिसेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो रुबेला वायरस भी बहुत बड़ा कॉज है। नेक्स्ट नेटल, नेटल जो प्रेगनेंसी के जो बर्थ के ड्यूरिंग होते हैं, ड्यूरिंग द बर्थ, तो इसमें क्या है, प्री मैच्योर बेबी होना या मोर मैच्योर बेबी होना, नो प्रॉपर डेवलपमेंट। अब प्री मैच्योर बेबी है, क्या पता उसके पार्ट्स का डेवलपमेंट ना हुआ हो, ठीक है। इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बर्थ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर बच्चे को पूरा ऑक्सीजन सप्लाई ना मिला हो, इम्प्रॉपर सप्लाई मिला हो, अगर इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसकी ब्रेन की नर्व डैमेज हो सकती है, क्या पता वो बच्चा रोए ना, क्या पता वो बच्चा लोअर वेट हो, ठीक है, तो ये सारी कॉजेज हो जाते हैं अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले। इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर एंड स्टाफ, हमेशा हमें किसी ट्रेंड डॉक्टर से डिलीवरी करानी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन स्टाफ होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी चाहिए, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर, क्या पता बच्चे को कोई कट लग जाए, ठीक है, क्या पता मेडिकल स्टाफ अच्छे से काम ना कर पाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए मदर को, बच्चे को। ड्यू टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड होती है जिससे वो बच्चा पेट में है, तो
माँ के पेट से उस बच्चे के को जो न्यूट्रिशन पहुंचता है वो एम्बिलिकल कोड के थ्रू ही पहुंचता है। अब अगर ये एम्बिलिकल कोड बच्चे की नेक में रैप हो जाती है तो यहाँ भी एक डिसेबिलिटी का कॉज बन जाता है। तो ड्यू टू द एम्बिलिकल कॉर्ड बीइंग रैप्ड अराउंड द नेक एंड नॉडेड, नेक में अराउंड हो सकती है, नॉडेड यानी कि अगर उसमें गांठ लग जाए। नेक्स्ट पोस्ट, पोस्ट मतलब बर्थ के बाद। बर्थ के बाद भाई क्या क्या हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट, कोई से इन्फेक्शन के थ्रू, एब्सेंस ऑफ वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन ना लगवाएं प्रॉपर, माल न्यूट्रिशन, अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिले, ब्रेन फीवर हो जाए, ब्रेन फीवर भी बहुत बड़ा कॉज है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल डेप्रीवेशन, इन्वायरमेंट एज अ फैक्टर फॉर्म करे, डिग्रेडेशन, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो जाए। तो ये सारे थे हमारे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये हमारी 1.2 भी खत्म होती है। नेक्स्ट है 1.3। 1.3 में हम पढ़ेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, अर्ली मतलब पहले से, आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाई करना। तो ये कोई भी कर सकता है, पेरेंट, एजुकेटर, कोई भी अडल्ट। तो इसको आइडेंटिफाई करना मीन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। अगर एक पर्सन, एक बच्चा है, ठीक है, उसको माइलस्टोन्स को वो अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, माइलस्टोन्स मतलब कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, जैसे 6 मंथ, 1 ईयर का बच्चा अच्छे से क्रॉल कर लेता है, होल्ड कर लेता है, फेशियल एक्सप्रेशंस देता है, बैबलिंग कर लेता है, तो ये सब क्या है, उसके माइलस्टोन्स हैं। तो अगर कोई बच्चा इन माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो हमको कुछ सिम्टम्स दिखे कि वो माइलस्टोन्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ उसमें एबनॉर्मेलिटी है, तो ये सब क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना। नेक्स्ट रेफरल, ये क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है स्पेशल एजुकेशन प्रोसेस का। ये एक सिंपली रिक्वेस्ट है फॉर एन इवेल्यूशन कि इस बच्चे को ज़रूरत है, सपोर्ट की नीड है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो जो रेफरल है वो पेरेंट बना सकता है, गार्डियन बना सकता है, टीचर बना सकता है। जिस चिल्ड्रन को डिसेबिलिटी का रिस्क होता है उसी का ही रेफरल बनता है। तो इसमें उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी तो नहीं, कॉमन जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसका नाम, सेक्स, बर्थ डेट, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पेरेंट फ़ोन नंबर, तो इससे उसका रेफरल बन जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है उसकी स्पेशल एजुकेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 1.4। 1.4 में क्या है, इसमें हम एडवांटेजेस देखेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन के। भाई अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन पता चल गया, अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, को क्यों करनी चाहिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जितना जल्दी हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम इंटरवेंशन कर पाएंगे। इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन होता है जैसे ही आइडेंटिफिकेशन की तो हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम उसकी डिसेबिलिटी का रिस्क रिड्यूस कर सकें, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवेंशन। तो जितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगा उतनी ही जल्दी उसका इंटरवेंशन हो पाएगा, जिससे तो इससे क्या होगा, ये हमारी रिमीडिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स इससे रिमीडिएशन हो पाएगी, उसको हम संभाल पाएंगे। इससे फ्यूचर का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, उसको अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव कर पाएगा। सारे जो पेरेंट्स होते हैं उसके, वो उस बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, टीचर्स बच्चे को समझ पाएंगे, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसके एजुकेशनल प्लान्स बना पाएंगे, जो ये मिनिमाइज करेगा बैरियर्स मीन्स रुकावटें इन द डेवलपमेंट, जो भी रुकावटें आएंगी उसके डेवलपमेंट में उन सबको मिनिमाइज करेगा। नेक्स्ट अर्ली इंटरवेंशन जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इसका मतलब है आइडेंटिफाई करना और इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करना टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी का रिस्क को रिड्यूस करने के लिए सारे इफेक्टिव स्टेप्स लेना। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें स्क्रीनिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, थेरेपीज देते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, होम विजिट्स करते हैं, नर्सिंग देते हैं, तो हर तरीके की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करना, दैट इज इंटरवेंशन। नेक्स्ट 1.5 यूनिट में क्या है, 1.5 यूनिट में हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे कि एजुकेशनल एवेन्यू क्या है, जो भी डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनके लिए क्या है। तो स्पेशल स्कूल फर्स्ट आता है हमारा, स्पेशल स्कूल्स क्या है, जो सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए ही ओपन है, जहाँ पे उनकी नीड्स को पूरी किया जाता है, स्पेशल बच्चों की। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड स्कूल कौन सा होता है, जिसमें स्पेशल बच्चा और नॉर्मल बच्चा डिफरेंटली स्टडी करता है,
दोनों होते हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करते हैं। एक क्लासरूम में नॉर्मल होंगे और एक क्लासरूम में स्पेशल होंगे, तो वो दोनों एक ही स्कूल में हैं लेकिन डिफरेंटली हैं। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव वो स्कूल या फिर वो क्लासरूम होता है जिसमें एक स्पेशल बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा सेम टुगेदर स्टडी करते हैं और सेम क्लासिंग करते हैं। जैसे आजकल देख रहे हो आप, जो 50-40 स्टूडेंट्स की क्लास होती है उसमें हम एक या दो बच्चा स्पेशल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम है, जहाँ पे एक स्पेशल बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा साथ में टुगेदर स्टडी करे। नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स होते हैं जो बच्चे को सिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ अडेप्टिव मेथड्स होते हैं, ब्रेल का यूज़ करना, साइंस का यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट करिकुलम एडेप्टेशंस। करिकुलम में एडेप्टेशंस करते हैं। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम इज लाइक अ सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स, जो जो हमको उसको कराना है वो सब, उसमें कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। अडेप्टेशंस मीन्स उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ रिमूव करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो ये सब क्या है? अडेप्टेशंस। फॉर इफेक्टिव एजुकेशनल डेवलपमेंट, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है, जो उसकी एजुकेशन है, वो इफेक्टिव हो सके। तो यहाँ पे हमारी पूरी यूनिट 1 ख़त्म होती है। ये बहुत छोटी सी यूनिट है, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है बट आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कराने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट ना हो, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।